डेटा साइंस का एक बड़ा जुज़ या एक बड़ा सेगमेंट है डेटा इंजीनियरिंग। और डेटा इंजीनियरिंग में जो सबसे अहम जो सब सेगमेंट समझा जाता है वो है डेटा जनरेशन। डेटा जनरेशन से मुराद है वो सोर्सेज जहाँ से कि इस इतनी बड़ी अमाउंट में और वसी वॉल्यूम में डेटा जो हर लम्हे पैदा हो रहा है, जनरेट हो रहा है, उन सोर्सेज का जायज़ा लिया जाए, देखा जाए कि कौन सा सोर्स किस तरह से किन बुनियादों पर डेटा जो है वो जनरेट कर रहा है और उसको हम किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। डेटा को डिफाइन करना ज़रूरी है। डेटा को अगर डिफाइन किया जाए तो इससे बेहतर डेफिनेशन शायद इसकी ना मिले हमें कि डेटा इज़ द रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन। देखिए, इन्फॉर्मेशन हर जगह पड़ी हुई है, फैली हुई है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जिसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं उसको हम डेटा का नाम दे देते हैं। और डेटा की जो टाइम होराइजन और टाइम इसकी हिस्ट्री अगर समझने के लिए मैंने कोशिश ये की है कि अपने तौर पे पूरी जो तारीख़ इंसानी है उसको मैंने 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। डेटा एक्यूमुलेशन के एतबार से एक हिस्सा हमने कहा है 1980 से पहले का दौर, वो कबले मसीह और उससे पहले का दौर भी हो सकता है, वो लिमिटलेस है, कहीं पर भी आप पहुंच जाए। दूसरा दौर जो है वो 1980 से लेकर 2020 यानी ये 30 साल जो है, 30 या 40 साल की जो दिहाई है, इसको हम कहेंगे डेटा रेवोल्यूशन। इसकी बात हम बाद में करते हैं अभी कि ये किस किस्म का रेवोल्यूशन है और क्या है। और तीसरा दौर जो है वो है हमारा 2020 के बाद की दुनिया। तो 1980 तक क्या होता था? 1980 तक सिंपली बल्कि ये कहना चाहिए कि 1940 की दिहाई तक किसी ना किसी तरह से मैनिपुलेशन डेटा की इंतहाई आसानी के साथ हो जाती थी। लेकिन IBM का मौजूद वजूद में आना और बिजनेस मशीन का जो आपके पास इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही ये था कि डेटा को, जो बिजनेसेस का डेटा है, उसको डिजिटाइज किया जाए और उसमें से इंसाइट्स किसी तरह से ढूंढी जाए जो कि आम खाली आंख से नजर नहीं आती, एनालिसिस के बाद ही पता लगता है, और उन इंसाइट्स को आवाम और बिजनेसेस की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो इस दौर तक जो अब मैंने पहले भी शायद कहीं जिक्र किया था कि आपका जितना भी हैंड रिटन लेजर्स है या जो भी डेटा है उसको हम डिजिटाइज कर लेते हैं। डिजिटाइज करने के बाद उसको आप कंप्यूटर में सिक्योर कर लेते हैं और बवक्त ज़रूरत आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं या एनालिसिस करते हैं। लेकिन इस सारे मामले में दो चीजें थी इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि ह्यूमन इंटरवेंशन समझ ले या इंटरसेप्ट, कि आदमी ही ने डेटा जो है, जो कि किताबों में लिखा हुआ है, उसको टाइप करना है, ह्यूमन एस्पेक्ट आ गया। और उसके बाद उसको दूसरा जो था पहलू, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, डेटा को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है ना। ये दो चीजें बड़ी अहम है, समझने की जरूरत है यहाँ। कि पहला क्या कि आदमी ने ही, किसी मैन ने ही, किसी ह्यूमन बीइंग ने ही इसको डेटा को कन्वेंशनल डेटा से डिजिटाइजेशन में बाई हैंड करना है। दूसरा, उसको फ्लॉपी में या किसी भी तरीके से एक कंप्यूटर से लेके दूसरे कंप्यूटर में, या छोटे कंप्यूटर से लेके बड़े कंप्यूटर में डालना है। इस तरह ये सारा प्रोसेस करना है। ये दोनों जो थे ये अनऑटोमेटेड थे, ठीक है ना। दोनों जो थे अनऑटोमेटेड थे, ऑटोमेटेड नहीं थे। तो इसके लिए जरूरी ये होता था कि जो भी डेटा हमारे पास बड़े बड़े लेजर्स और किताबों में है, उसको हम एक स्ट्रक्चर्ड टेबल की फॉर्म में लिखें। टेबल की फॉर्म में क्या होगा कि उसके रोज होंगी और कॉलम्स होंगी। रोज को हम कहते हैं रिकॉर्ड्स और कॉलम्स को हम कहते हैं फील्ड या एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना। तो किसी भी डेटा को हम स्ट्रक्चर करने के लिए क्या करते हैं, या उसके अंदर एक रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हम उसको टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऑलमोस्ट तमाम का तमाम डेटा जो था वो टेबल की फॉर्म में, स्ट्रक्चर फॉर्म में चेंज करके, ट्रांसफर करके, उसको फिर हम बड़े जो भी हमारे पास डेटा सर्वर्स होते थे उनमें हम स्टोर कर देते थे। उसके बाद एनालिसिस वगैरह जो भी करना था कर। लेकिन इस सारे प्रोसेस के लिए इसको सर्वर में स्टोर करना, सर्वर से निकालना या इस डेटा में अमेंडमेंट करना, उसके लिए एक स्पेशल लैंग्वेज जो है वो बनाई गई, कंप्यूटर लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी। स्पेलिंग अगर गलत हो तो माफ कीजिएगा। लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL। और वो तमाम का तमाम डेटा जो कि इस लैंग्वेज के जरिए कंट्रोल होता था या उससे हम खेल सकते थे, उसको हम कहते थे SQL डेटा या स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब 1980 के बाद क्या इसमें रेवोल्यूशन आता है? देखिए, दो चीजें। एक तो ह्यूमन इंटरफेस इसमें से टोटल खत्म हो जाता है जब इंटरनेट मौर्ज वजूद में आता है। इंटरनेट मौर्ज वजूद में आने का मतलब क्या है कि तमाम दुनिया के कंप्यूटर अब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वाया केबल। ये आम हालात में भी जो हम कंप्यूटर घर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वाईफाई के जरिए कर रहे होते हैं, लेकिन असल केबल जो है वो आपके मॉडेम तक आ रही होती है ISP से, जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उससे आपकी केबल आ रही होती है। तो बेसिकली ये सारे के सारे केबल से कनेक्टेड है।
इंटरनेट जो है। और छोटे कंप्यूटर्स बड़े के साथ, उससे बड़ा जो है वो उसके बड़े के साथ, और उसके बड़े के साथ, इस तरह से ये एक पूरे का पूरा नेटवर्क है जिसको हम इंटरनेट नेटवर्क कहते हैं, ये इंटरनेट कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि डेटा की जो ट्रांसपोर्टेशन थी वो ऑटोमेट हो गई, डेटा ट्रांसपोर्टेशन। दूसरे ये हुआ कि एडवांसमेंट के साथ, इनोवेशंस के साथ, डेटा को अब जो मैनुअली एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लाके और सारा काम करना पड़ता था हमें, अब उससे हमने क्या किया कि हमने अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एज इज जो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एज इज हमने स्टोर करना शुरू कर दिया। तो ये जो दो यहाँ पे प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से कि डेटा अमूमन महंगा भी था स्टोर करना और देर भी उसमें लगती थी, वो दो लिमिटेशन जो हैं, वो दो फ्लॉज जो हैं वो ख़त्म हो गए। अब हमारे पास डेटा ऑटोमेटिकली जिस फॉर्म में भी है उसी फॉर्म में हमने उसको सर्वर पे भेज देना, डेटाबेस सर्वर पे भेज देना, और वहाँ पर वो एज स्टोर हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें जो है इस पे हमने काबू पा लिया। किस पे? एक कॉस्ट पे और दूसरे टाइम पे। इसलिए डेटा की एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई और मुख्तलिफ टाइप का डेटा जो है वो उसमें अब हमारे पास आता है। मज़ीद अब इस डेटा टाइप्स के बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन जब हम इस सारे फेज़ में आए तो हमारे लिए अब टूल्स भी हमें नए चाहिए थे। उसके लिए हमारे पास अब मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, कंप्यूटर विजन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये तमाम के तमाम वो टूल्स हैं या मैकेनिज्म्स हैं या एल्गोरिथम्स हैं जिनके ज़रिए हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालाइज करके उसको मॉडल कर सकते हैं। तो इसको हम सारे को नो एसक्यूएल का डेटा बोलते हैं क्योंकि इसमें एसक्यूएल इन्वॉल्व नहीं होता। 2020 के बाद एक नया फिनोमिना मौजूद वजूद में आ रहा है और वो है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स। उसकी बहुत बड़ी मिसाल जो है वो ब्लॉकचेन है। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स क्या है? ये बिल्कुल अपोजिट टू द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जिस्टिंग में क्या होता है कि मुख्तलिफ कंप्यूटर दुनिया में इधर उधर पड़े हुए सारे के सारे सेंटर के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं। ये सेंटर फिर एक बड़े सेंटर के साथ हब बना के कनेक्ट हो रहा होता है, सारे के सारे इस तरह से एक नेटवर्क बना हुआ होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स में क्या है कि सेंटर से हर चीज जो है बाहर की तरफ जा रही है और इस तरह से बाहर के साथ की तरफ जा रही है कि ये आपस में कनेक्टेड है, तमाम के तमाम मशीन्स। यहाँ पे कनेक्शन क्या था? तमाम मशीन्स का आपस में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, उन सब ने एक सेंट्रल पॉइंट पे जाना है, वहां से री राउट हो के इस ठीक है, बेशक ये कंप्यूटर उसी कमरे में पड़ा हो, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में अगर आपने डेटा भेजना है तो पहले वो यहाँ जाएगा, फिर वापस होता हुआ आएगा, पूरा री राउटिंग होगी, उसके बाद डेटा इस कंप्यूटर में आएगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की वजह से क्या हो रहा है कि तमाम के तमाम ये कंप्यूटर आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, चेंज आ रहा है। डेटा की एक्यूमुलेशन में, उसकी सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, इनफैक्ट उसकी जनरेशन में भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। एक चीज़ और बड़ी जो होने जा रही है डेटा में वो ये कि अब तक 2020 तक की जो फॉर्मेशन है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है, सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है इससे पहले। अब इसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास एसेट्स एक्सचेंज होने का दौर आ गया है और हो रहे हैं। ब्लॉकचेन में अगर आप बात करें तो बिटकॉइन है और बहुत सारी करेंसीज हैं जो कि इंटरनेट पे ही क्रिप्टोग्राफी के जरिए या क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में इंटरनेट पे उसको डील हो रही है। तो यहाँ पहले सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन की ट्रांजैक्शन होती थी, अब क्या है आपके एसेट्स जो है वो भी एक्सचेंज हो रहे हैं, उनके ट्रांजैक्शन हो रही है। इस वजह से भी डेटा की एक नई शेप बनने जा रही है। डेटा का जो पैराडाइम है डेटा एक्यूमुलेशन का, डेटा जनरेशन का, उसकी सिक्योरिटी का, वो यकसर बदलने जा रहा है। अब 1980 से पहले, जैसे मैंने अभी अर्ज किया, जो मेरे अपने बनाए हुए समझ लें कि ये होराइजन है, 1980 से पहले जो आपके पास डेटा था वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास टेक्स्ट या न्यूमेरिक फॉर्म में होता था। न्यूमेरिक टेक्स्ट फॉर्म में भी बहुत कम होता था, ज़्यादातर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज होती थी जो कि टेबुलर फॉर्म में आपने कन्वर्ट करके न्यूमेरिकल डेटा को एक स्ट्रक्चर डेटा बना के रख दिया होता था। लेकिन 1980 के बाद अब आपका वास्ता पड़ रहा है मुख्तलिफ किस्म के डेटा से जो कि हवा में घूम फिर रहे हैं और हम उनको खुद ही जनरेट कर रहे हैं, फिर उन्हीं को पकड़ के हमने कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है। लेकिन उसके स्टोरेज और दूसरी चीज़ों पर जाने से पहले हम एक नज़र डालते हैं कि कौन कौन सी मेजर टाइप्स हैं। ये जो मैंने इसमें लिखी है, इसके अलावा भी बहुत सारी टाइप्स हैं डेटा की जो कि हमारे इर्द गिर्द घूम फिर रही हैं, लेकिन हम इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें PDF मोस्ट वेल नोन है, किताबों की शक्ल में होता है, टेबल्स की शक्ल में होता है, स्कैनिंग की शक्ल में होता है और ये स्ट्रक्चर इसको करना बहुत मुश्किल है। टेबुलर फॉर्म में हम इसको डेटा को, इसके अंदर जो किताब के अंदर क्या लिखा है हमें नहीं पता, उसको तो अंदर पढ़ के पता लगना है ना। तो ये एक अलग डेटा टाइप है। इसी तरह से CSVs आ जाती हैं, स्प्रेडशीट्स हैं।
ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ या कुछ कहना चाहिए इन्हें, तो ये इनकी एब्रीविएशन जो है एक्सटेंशन CSV या ये उसके लिए एक्सेल के लिए माफ़ कीजिएगा अगर मैं गलती पर हूँ, ये शायद ऐसे ही होता है। तो ये CSV डेटा है। इसी तरह से न्यूमेरिक डेटा जो है इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, ये अमूमन जेसन और XML के फॉर्मेट में हमें मिलता है। टेक्स्ट डेटा जो कि यहाँ पे हमें बुक्स की शक्ल में भी पढ़ा होता है और PDF फॉर्मेट में भी होता है, लेकिन सारे का सारा टेक्स्ट डेटा जो है अब ये HTML, XML, मार्कअप लैंग्वेजेस मुख्तलिफ किस्म की हैं, और इसके लिए हमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आम आम तरीके से टेक्स्ट को पढ़ के समझ तो नहीं सकता कंप्यूटर टेक्स्ट पढ़ के वो आप और मैं ही समझ सकते हैं ना क्या है ये। कंप्यूटर को तो नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है, तो कंप्यूटर को वो टेक्स्ट समझने के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर्स या उस सारे मामला की ज़रूरत पड़ती है। ऑडियो की शक्ल में हमारे पास डेटा है, इसके मुख्तलिफ फॉर्मेट्स मौजूद हैं। इमेज के फॉर्म में है डेटा जो कि JPEG, PNG, ये इसकी एक्सटेंशन होती हैं। वीडियो की फॉर्म में डेटा है MP4, AVI, ये मुख्तलिफ उसकी एक्सटेंशन हैं। इसका जियो स्पेशल है डेटा जो होता है वो लोकेशन का डेटा जो होता है, शेप फाइल और की होल ये KML फाइल्स की शक्ल में होता है, उसकी एक्सटेंशन कुछ इस तरह से होती हैं। टाइम सीरीज डेटा होता है। ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ्स देखें बिल्कुल अलग है। ग्राफ को कंप्यूटर ने इसको कैसे पढ़ेगा, कंप्यूटर कैसे समझेगा कंप्यूटर, तो उसके लिए मुख्तलिफ नोड 4J वगैरह जो है वो हम करते हैं। बाइनरी डेटा होता है, इमेज फाइल्स इंक्रिप्टेड और नेटवर्क पैकेट्स की शक्ल में। ये तमाम के तमाम डेटा टाइप्स अब हवा में फैले हुए हैं। अब हमने इनको पकड़ के इनको एनालाइज करना है। वो जो 1980 से पहले का था कि आपने सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा एक टेबल में डाला, वहाँ से निकाला और उसको आपने रिग्रेशन के ज़रिए या PLS के ज़रिए किसी तरह से उसको अपने टेबल्स वगैरह बना के सॉल्व कर लिया, रिजॉल्व कर लिया, वहाँ से कुछ रिजल्ट निकाल के अपने बिजनेस पे अप्लाई कर दिए। अभी वो कहानी नहीं है, अभी सिनेरियो चेंज हो गया है। अभी डेटा टाइप्स की अगर आप नज़र डालें तो ये तो बहुत थोड़ी लिखी है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा डेटा टाइप्स हैं जो कि पड़ी हुई हैं, और हमने उनको किसी ना किसी तरह से पढ़ना है, समझना है कंप्यूटर के मुख्तलिफ लॉजिक और मुख्तलिफ जो है एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि डेटा के जो बेसिक सोर्सेज हैं वो क्या हैं, कहाँ से डेटा इस वक्त जबकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और ऑटोमेशन के दौर में जी रहे हैं, इस वक्त डेटा किस तरह से क्रिएट हो रहा है। फिर मैं अर्ज़ करूँ 1980 से पहले का डेटा कैसे क्रिएट हो रहा था। मेनली आपके मैनुअली रिटर्न लेजर्स जो हैं उनको हम डिजिटाइज कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब डायरेक्टली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एज इज जो है उसको हम स्टोर कर रहे हैं और उसको हम सिक्योर कर रहे हैं। तो मेजर सोर्सेज जो है इंटरनेट है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट तमाम दुनिया के तमाम कंप्यूटर्स जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हैं वो आपस में कनेक्टेड है। कोई भी कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर को अपना डेटा भेज सकता है वाया सम सेंट्रल, ठीक है ना। ये बड़ा सेंटर है, इसी तरह से ये बड़ा ये किसी और से जुड़ा हुआ होता है, ये एक पूरा इंटरनेट बना हुआ होता है। इंटरनेट पे जो डेटा के सोर्सेज हैं वेबसाइट्स हैं। इस वक्त एक आदाद व शुमार के मुताबिक 1 बिलियन यानी 1 अरब से ज़्यादा वेबसाइट जो है वो इंटरनेट पे मौजूद हैं, और हर 50 सेकंड में 50 वेबसाइट जो है वो ऐड हो रही हैं ऑलमोस्ट। उसके अलावा इंटरनेट पे सोशल मीडिया है। इस सोशल मीडिया में जो वेबसाइट्स हैं बड़ी, गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, और इसके अलावा भी हैं बहुत सारी। ये बहुत बड़े ट्रैफिक ये डेटा जनरेटर हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट है, अमेजोन है, अलीबाबा है, और इसके अलावा बहुत ये 28 मिलियन वेबसाइट जो हैं 1 अरब में से तकरीबन जो है 100 अरब में से 25% जो है वो ई-कॉमर्स पे है, और ये भी बेबहा डेटा जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। इस तरह से ईमेल्स हैं, इंटरनेट पे जो ईमेल्स हम डेली देखते हैं, तो ईमेल्स पर डे 350 बिलियन 350 अरब यानी 3.5 खरब के करीब ईमेल एक दिन में जनरेट होती हैं। एक दिन में, तो एक साल में कितनी होती होंगी। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है डेटा की जो कि हम हर लम्हे पैदा कर रहे हैं, हर लम्हे जनरेट हो रहा है ये डेटा। इंटरनेट के बाद दूसरा बड़ा सोर्स है सेलुलर जो हमारे मोबाइल फोन पे बात करते हैं, वो सेलुलर कनेक्टिविटी है ना। इंटरनेट तो तारों से जुड़ा हुआ है। सेलुलर क्या होता है, सेल्स के ऊपर डेटा बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाता है। यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पर तारों पे बैठ के डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ट्रांसपोर्टेशन जो है ना इसकी। तो सेलुलर तकरीबन 50 साल होने को आ गए हैं। सेलुलर पहला मोबाइल फ़ोन जब बिका है तो उसके बाद ये तकरीबन 50 साल होने वाले हो चुके हैं। तो इस वक्त मोबाइल डिवाइसेस जो हैं दुनिया में वो 8.75 बिलियन है, जबकि दुनिया की पॉपुलेशन जो 7.95 बिलियन है। पॉपुलेशन से ज़्यादा मोबाइल सब्सक्राइबर हैं। इसका क्या मतलब है कि ये भी डेटा, ये कौन सा डेटा, यूजुअली अगर आप सेलुलर देखें तो सेलुलर में भी आप ऑडियो और वीडियो और इमेजेस, ये 3 किस्म का। इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं, अब जियो स्पेशल डेटा क्रिएट कर रहे हैं। जियो स्पेशल डेटा ना, ये जो हम लोकेशन नहीं देखते हैं उसमें गूगल मैप्स वगैरह, वो सारा जियो स्पेशल डेटा है। वो भी बेबहा होता है।
तो ये सारे का सारा डेटा हम सेलुलर तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। और इसके बाद तीसरा बड़ा माखज या सोर्स जो है डेटा क्रिएशन का वो है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सेंसर्स होते हैं इसमें लगे हुए। तो इस वक्त तकरीबन 20 अरब डिवाइसेस दुनिया में लगे हुए। हमारे जो आम फोन होता है ना, इस फोन के अंदर भी बेशुमार सेंसर्स लगे हुए हैं। तो तमाम के तमाम सेंसर जो है वो IoT डिवाइस होता है जो कि जनरेट करता है डेटा को। तो इस वक्त जो IoT की वजह से एक अंदाजे के मुताबिक, करेक्ट भी हो सकता है, इसमें गुंजाइश भी हो सकती है गलती की, 23 जेटा बाइट्स 23 जेटा बाइट्स डेटा जो है सिर्फ IoT की वजह से हमारे पास इस वक्त मौजूद है। और उसमें बेशुमार तकरीबन 23% पर एनम के हिसाब से इजाफा हो रहा है। जैसे जैसे हम ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, IoT से क्रिएटेड डेटा, जनरेटेड डेटा जो उसमें इजाफा हो रहा है। जेटा बाइट का हिसाब आप खुद लगा लीजिएगा। 1 जेटा बाइट कहते हैं 10⁻21 बाइट्स को, ठीक है ना। तो अब आप देख लेंगे 28 मिलियन या 23 जेटाबाइट का क्या मतलब होगा, कितने ये गीगाबाइट या मेगाबाइट्स बनते होंगे। दिस इज क्वाइट अ ह्यूज नंबर, जो कि शायद हम खाली दिमाग जो है हमारा इसको शायद तस्वुर भी ना कर सकता हो। तो आइए देखते हैं अब ग्लोबली डेटा की एक्यूमुलेशन किस तरह से कितनी हो रही है। तो कहा यह जाता है कि 120 जेटाबाइट्स जो हैं एक साल में तकरीबन डेटा एक्यूमुलेट हो रहा है। और 2010 के बाद से देखिए, ये जो 20 साल हैं या समझ लें 15 साल है, इसमें डेटा की एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी जेटाबाइट्स में देखें तो तकरीबन 200 जेटाबाइट एक साल में डेटा इकट्ठा हो रहा है। इस साल में जो है 150 के करीब था। और ये इस तरह से इस वक्त कहा यह जाता है कि तकरीबन 365 के करीब या 360 जेटाबाइट डेटा जो है वो मौजूद है खला में, हवा में, स्पेस में, कहीं ना कहीं, जो कि हमारे कंट्रोल में है। और इसमें आधे से ज़्यादा डेटा जो है वो वीडियोस की शक्ल में। सो दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज डेटा ना। ये एक छोटा सा एक मैं स्लाइड आपको दिखाने के बाद इस टॉपिक को क्लोज करता हूँ कि इंटरनेट हमने अभी जैसे देखा कि एक बहुत बड़ा सोर्स है डेटा जनरेशन का। तो 3.7 बिलियन जो है लोग जो हैं वो इंटरनेट को यूज़ करते हैं ऑन डेली बेसिस। और सिर्फ गूगल जो है 40,000 सर्चेज हर सेकेंड, एवरी सेकेंड जो है 40,000 सर्चेज जो है उनको सर्व कर रहा है। यानी एक दिन में 3.4 बिलियन या 3.5 बिलियन सर्चेज जो है पर डे जो उनको सर्व कर रहा है। इसका मतलब है हर सर्च जो एक डेटा पॉइंट होता है, हर सर्च। तो अगर 3.5 बिलियन गूगल कर रहा है, गूगल जो है वो टोटल जितने भी इंटरनेट की सर्चेज उसका 70% है। इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल सर्चेज पर डे जो है तकरीबन 5 बिलियन के करीब है पर डे। सो हर जो यूज़र है वो एक दिन में समझ लेंगे यूज़र मिलके 5 बिलियन के करीब सर्च, सिर्फ सर्च। उसके अलावा उनका इंटरनेट पे क्या एक्टिविटी होती है, क्या पोस्टिंग होती है, क्या किस तरह से वो मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं, मूवमेंट होती है उनकी, वो एक अलग बात है। सिर्फ सर्चेस की बात कर रहे हैं, ये एक डेटा पॉइंट जो क्रिएट हो रहा है। इस तरह से सोशल मीडिया का अगर हम जिक्र करें तो सोशल मीडिया के बारे में कहा जाता है कि डेटा फ्रॉम सोशल मीडिया नेवर स्लीप्स, इट इज़ ऑलवेज मूविंग। किसी कहीं पर भी ये सोता नहीं है, हर वक्त उसमें इजाफा हो रहा है। देयर इज़ नो पॉइंट स्टॉप। तो हर मिनट में ये एक छोटी सी इसकी स्नैपशॉट है कि स्नैपचैट जो है वो तकरीबन एक मिनट में 5,27,000 फोटोज अपलोड करते हैं। तमाम डेटा में आ जाते हैं। 120 प्रोफेशनल्स जो है वो एक मिनट में लिंक्डइन को ज्वाइन करते हैं पर मिनट। यूजर वॉच 4.414 मिलियन वीडियोस पर मिनट, बहुत बड़ा नंबर है। इसका क्या मतलब है कि तमाम यूजर ऑनलाइन साइन इन हुए यूट्यूब पे। जैसे ही कोई लॉग इन या साइन इन होता है किसी भी एप्लीकेशन में, वो एक डेटा पॉइंट क्रिएट कर देता है। अब उसके अगेंस्ट वो एक पूरा डेटा जो है वो चार्ट बन जाता है कि इसने पहले सेकंड में क्या किया, दूसरे सेकंड में क्या किया, क्या लाइक किया, क्या डिसलाइक किया, पूरी इसकी एक्टिविटी प्रोफाइल जो है इस एक्टिविटी का ये था। तो एक डेटा पॉइंट जो है वो क्रिएट कर देता है, एक रिकॉर्ड बनता है वहाँ पे। इसी तरह से ट्विटर पे तकरीबन 4,56,000 ट्वीट्स हर मिनट में जो है वो भेजे जाते हैं। इंस्टाग्राम पे 46,000 या के करीब फोटो जो है वो अपलोड होते हैं हर एक मिनट में। फेसबुक पे 2 बिलियन एक्टिव यूजर जो हैं वो हर वक्त ही उसके ऊपर मौजूद होते हैं दुनिया के किसी ना किसी किनारे में, किसी ना किसी खित्ते में। तो ये तमाम का तमाम देखिए जो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा है, इसको हम जो क्लासिकल मेथड्स हैं, क्लासिकल तरीके हैं, उसके साथ हम एनालाइज नहीं कर सकते। एनालाइज करना तो दूर की बात है, हम इसको हैंडल भी नहीं कर सकते। तो इस सारे के सारे सिनेरियो के लिए हमें स्टेट ऑफ द आर्ट
मैनिपुलेशन टूल्स चाहिए होते हैं, डेटा मैनिपुलेशन टूल्स चाहिए होते हैं, जो कि हम इस कोर्स में जो मकसद है हमारा बुनियादी तौर पर वो यही है कि डेटा की जनरेशन एक्यूमुलेशन तो पढ़ के हम एकदम फारिग हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद इस डेटा को आपने एक्सट्रैक्ट कैसे करना है और इस डेटा में से अपने काम की चीज़ कैसे निकालनी है, ये पूरे का पूरा इस कोर्स का मकसद है। तो अगले एपिसोड में या अगले लेक्चर में हम अहाता करेंगे कि डेटा को जनरेशन के बाद स्टोर कैसे किया जाता है और स्टोरेज का मैकेनिज्म क्या है, दुनिया में इस वक्त कहाँ कहाँ किस तरह से मुख्तलिफ डेटाबेस सेंटर्स बने हुए हैं और वो किस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं। और इसमें एक चीज़ और हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, वो ये कि 2020 के बाद, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की वजह से क्या तब्दीली आने जा रही है हमारे मौजूदा डेटाबेस इंफ्रास्ट्रक्चर पे।